हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। मैं नए नए पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ख़ास तौर पे जियो स्ट्रेटजी को लेके, करंट अफेयर्स को लेके मैं बहुत यंग स्कॉलर्स को लेके आ रहा हूँ। क्योंकि यंग स्कॉलर्स दूसरी तरीके से दुनिया को देखते हैं। और इसलिए मैं आज मेरे इस पॉडकास्ट में कबीर तनेजा को लेके आया हूँ। कबीर तनेजा बहुत ही यंग बडिंग ऑथर है, जियो स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट है। ORF के लिए लिखते हैं वो, और द हिंदू में भी रेगुलरली लिखते हैं। तो मैंने इनका कुछ दिन पहले इन्होंने आर्टिकल लिखा शाह बहार पोर्ट को लेके। आपको पता ही है, हमने 10 साल के एग्रीमेंट किए ईरान के साथ शाह बहार पोर्ट को जो है यूज़ करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ये 2003 की एग्रीमेंट के ऊपर बेस है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोग्रेस थोड़ी स्लो रही है। उसमें बहुत से रीजन है जो हमने इस पॉडकास्ट में जिक्र किया है। भारत के लिए बहुत जरूरी है कि through Iran we are able to connect to Central Asia, we are able to connect to Afghanistan, and maybe find a via media to go to Europe. तो very interesting podcast I have recorded on India Iran relations, significance of शाहबहार पोर्ट। और साथ में हमने, क्योंकि पूरा वेस्ट एशिया जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसराइल और हमास के बीच में 7 अक्टूबर से भयानक युद्ध चल रहा है, और उस पर भी हमने बात की। लेकिन फाइनली मेरे हर पॉडकास्ट में लर्निंग ये है कि भारत के लिए इसमें क्या है, व्हाट शुड बी इंडिया स्टैंड, व्हाट हैज इंडिया डन। सो द बेस्ट पार्ट दैट इज कमिंग आउट ऑफ आवर एंगेजमेंट विद वेस्ट एशिया, कि जो हमारी पॉलिसीज आज़ादी के टाइम हमने बनाई कि वेस्ट एशिया को कैसे हमने देखना है। क्योंकि वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी लेबर फोर्स काम करती है, हमारे सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं। ये जो कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, कुर्सी ना हिंदी का शब्द है, ना संस्कृत का शब्द है, फारसी का शब्द है। तो पर्शिया के साथ हमारे संबंध हैं, वेस्ट एशिया के साथ हमारे संबंध हैं, और ये और भी घनिष्ठ होते जा रहे हैं। और इसराइल के साथ हमारे संबंध हैं, क्योंकि इसराइल से हमें हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। और पैलेस्टीन, क्योंकि हम रिकग्नाइज कर चुके हैं कि पैलेस्टीन को स्टेटहुड चाहिए, तो वहाँ पर भी हम बैलेंस करके रख रहे हैं अपने आप को। So very interesting podcast for students who are going to appear for SSB, UPSC exams, any kind of interviews, geostrategic issue। इसमें बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है इंडिया ईरान एंड इंडियाज रिलेशनशिप वेस्ट एशिया, और इसराइल हमास का इशू, और भारत का क्या स्टैंड पॉइंट होना चाहिए। प्लीज एंजॉय दिस पॉडकास्ट, नोट्स बनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि माई सेकेंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। थैंक यू, जय हिंद। सो व्हाट अ प्लेजर। आज कबीर यंग स्कॉलर आपके आर्टिकल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने देखा एक बड़ी कम उम्र में आपने किताब भी छाप दी है आईसिस के ऊपर, और 2019 में। नाउ यू आर विद ORF एंड वेस्ट एशिया को आप बड़े ध्यान से देखते हैं। तो जरा अपना बताओ कि क्यों इंटरेस्ट है आपको, थोड़ा अपना स्कूल कॉलेज का, इफ यू कैन ब्रीफ माय ऑडियंस। First of all, thank you, sir, for inviting me today. It's a great pleasure to be here. So very quickly, my schooling is born and brought up in Delhi. Schooling also done in Delhi. But very soon after I finished my 12th here, the 12th boards, I moved to Australia for my undergraduation. Some of my family lives in Australia, so it was a little more easier to make that change. And I was there for 4 years, did my internships and so on and so forth in Melbourne. After that, I decided to come back and not stay there. Australian pace of life was a little slow for a 20-year-old fresh graduate. So looking for a little bit of zing in life, I thought what better place to be than in Delhi, especially if you're trying to work in politics and geopolitics and so on. So I was here for a couple of, I think 2 to 3 years. But after that, I decided to go for my master's to the UK. So I spent 1 year there studying politics and IR. And after finishing that again, ये मास्टर्स कहाँ से किया आपने, क्योंकि कॉलेज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये कार्डिफ यूनिवर्सिटी से किया मैंने। कार्डिफ यूनिवर्सिटी से किया मैंने मास्टर्स अपना। एंड so after that again I came back to Delhi, still searching for that zing, and
thankfully that is when I started getting to journalism a little bit. So my initial steps into this was from a journalist's point of view. So I worked as a freelancer for a long time. I wrote for the New York Times. I wrote for a German paper called Schutzat Zeitung. But I also worked here for for a weekly newspaper called the Sunday Guardian for almost 2.5 years. अच्छा. And after that, I started slowly moving into the think tank space. I went for 1 year to Norway for a project looking at India and Russia, mostly in the Arctic region. After that, I was in Germany for some time, looking at India and Afghanistan. And thereafter, finally, I joined ORF in 2018. So I've been here since. So that's तो a very यंग एज में कमाल है. नॉर्वे, जर्मनी, इंडिया, रशिया, इंडिया, very been very अफगानिस्तान. lucky, sir. Been very है, कमाल है. नो, lucky. बहुत खुशी की बात है कि इतने कम टाइम में. इसीलिए मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है कि जिन लोगों को आइडिया नहीं है जियो पॉलिटिक्स का, जियो स्ट्रेटजी का, भारत की क्या पोजीशन होनी चाहिए मुद्दों पे. अब सिचुएशन बहुत रैपिडली चेंज हो रही है दुनिया में, है ना. जी खास तौर जी पे आप एक्सपर्ट हैं वेस्ट एशिया पे, और जी आपने भी रिसेंटली इंडिया ईरान रिलेशन, शाहबार पोर्ट की जो हमने 10 years की एक एग्रीमेंट साइन की, उस पर बात की है. तो जी मुझे जरा पहले तो एक ओवरव्यू अगर आप दे सकते हो वेस्ट एशिया का ओवरव्यू, एंड फिर हम ईरान पे आएंगे, और फिर मैं जी. आपसे और कुछ बातों पे चर्चा करूंगा. हाँ, sure. So the West Asia has always been a very, very difficult region to study, right? इंडिया के अगर आप इंडिया की नीति देखें वेस्ट एशिया की तरफ, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंसिंग एक्ट जिसको कहते हैं, ये इंडिया को करनी पड़ती है वहां पे, बिकॉज ऑफ आवर इंटरेस्ट ऑल्सो. एनर्जी सिक्योरिटी इज देयर, लेबर सिक्योरिटी इज देयर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब तो फिर भी कम हो गया, लेकिन पहले तो बहुत ही होता था. सो यू नो काफी डिबेट्स होती हैं. अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ जियोपॉलिटिक्स की, क्या नॉन अलाइन मूवमेंट एक सक्सेसफुल चीज थी या नहीं. मेरे हिसाब से नॉट रियली. ऑफ कोर्स दैट्स अ कंटेस्टेड व्यू, बट हाँ, मेरे ख्याल से नॉट रियली. बट हैविंग सेड दैट, वेस्ट एशिया जी, या मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, उसमें मेरे ख्याल से इंडिया का जो बैलेंस रहा है नॉन अलाइंड व्यू पॉइंट से, वो एक बहुत सक्सेसफुल बैलेंस रहा है. और वो और शुरू से रहा है. वो शुरू से रहा है, बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल महात्मा गांधी के टाइम से रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. और वो आज हमें उस चीज का फायदा हो रहा है कि हम एक बहुत बिल्कुल अच्छा बैलेंस कर पा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, सो जो जो हमने पॉलिसी डिसीजन उस टाइम लिए थे, उसके बेनिफिट्स हम आज भी रीप कर रहे हैं. तो अगर आप किसी से भी मिलें, चाहे इजरायली से मिलें, चाहे किसी अरब से मिलें, या किसी इरानियन से मिलें, तो एक चीज वो जरूर कहते हैं कि हमें इंडिया अच्छा लगता है, हमें इंडिया की मूवीज अच्छी लगती हैं, और हम इंडिया से और ट्रेड करना चाहते हैं. लेकिन हमें इंडिया इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इंडिया इज ए नॉन इंटरवेंशनिस्ट कंट्री. यस. तो वो सबसे डील करता है, लेकिन अंदर के जो उनके मामले हैं उनके अंदर ज्यादा नहीं घुसता है. तो इसको लेके इंडिया का एटलीस्ट काफी स्ट्रॉन्ग पिच रहा है मिडल ईस्ट में. लेकिन जो उनका रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कॉलोनियल टाइम से हो, या पैलेस्टाइन का इशू हो, या शिया सुन्नी डिवाइड हो, तो ये सब जो है वो मेरे ख्याल से बहुत टाइम से रहा है. इसमें कोई नई बात नहीं है. काफी लोग आश्चर्यचकित रहते हैं कि गाजा में क्या हो रहा है. मैं कहता हूँ पहली बार तो नहीं हो रहा है. मेरे ख्याल से अनलेस टू स्टेट सोल्यूशन इम्प्लीमेंट ना हो तो फिर से होगा कई सालों के बाद, तो या कई महीनों के बाद, आपको पता नहीं. तो हाँ, इस बार जो हुआ है वो काफी क्या कहते हैं, जिसके जो उसका स्ट्रांगनेस जो है वो काफी तेज है, जो जो बहुत भयानक है. बहुत ये भयानक है. मतलब हाँ हम लोग जो इतने साल से इसराइल को पढ़ते रहे हैं, जी जी. वो तब भी नहीं हमने सोचा था कि इतना भयंकर, इतना क्या और कहते अगर आप काउंटर टेररिज्म पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमने हैं. किसको ये भी नहीं पता था कि हमास के पास ऐसी कैपेसिटीज हैं कि हाँ, हमास के 100 लोग बाउंड्री क्रॉस करके लोगों को किडनैप कर लेंगे, लोगों को मारेंगे, और ये सब करेंगे. तो एक काफी मेरे ख्याल से एक गैप रहा है इंफॉर्मेशन और रिसर्च दोनों में, कि एक तो हमने ये काफी सुना कि इजराइल इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योरिटाइज स्टेट्स इन द वर्ल्ड, कि उनका करेक्ट. हाँ, सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग है कि कोई कुछ नहीं कर पाता. वो बाहर जाके ऑपरेशंस करते हैं, जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है उनको उनके अगेंस्ट ऑपरेशंस करते हैं. काफी लेजेंडरी जिसको कहते हैं माना जाता हाँ, है. बिल्कुल. ये एक इमेज है कि इसराइल का मोसाद और उनकी इंटेलिजेंस, जी उनकी बिल्कुल. फौज, वो और कहीं भी ढूंढ के निकाल के और आपको ठोक देंगे. हाँ, बट और कई कई हिसाब तक वो इमेज हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो. ऐसा किया हाँ, है उन्होंने, तो ऐसी इमेज नहीं बनी है.
लेकिन ये जो 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया, वो जो इमेज जो इसराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी स्टेट इमेज के लिए, उसको शैटर कर दिया है इन्होंने, कि इनको हमने इनके घर के अंदर घुस के मारा और इनको पता भी नहीं लगा। तो इनकी जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, आयरन डोम वो ये सब जो भी है, कुछ काम नहीं आया इनके। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो इसराइल अब कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो उसके हॉस्टेजेस का सिचुएशन तो है ही है, लेकिन इट गोज मच डीपर इनटू द वो साइकी ऑफ व्हाट हमने इसराइल। वहां हिट किया, बिल्कुल उसकी साइकी, उसकी बिल्कुल जो दुखती रग को पकड़ लिया बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल तिलमिला गया। मतलब हम सबको पता है क्या हुआ 7 अक्टूबर बिल्कुल को। बिल्कुल। दुनिया में किसी को अंदेशा नहीं था, उनकी इजराइल की गवर्नमेंट को, उनकी आर्मी को, शिन बेट को। मतलब जी। ये उभर नहीं पाए। सदमा था ये, कि एक सदमा था, एक तो कैटेस्ट्रॉफी थी। और ये अच्छा वर्ड आपने यूज किया, सदमा था, और जो उनका रिस्पॉन्स है वो सदमे से, एक सदमे का रिस्पॉन्स है। हाँ। तो उस हिसाब से हमें जो रिस्पॉन्स है वो ओवरबर्डनड है, पावर उनके पास बहुत ज्यादा है, ये सब कुछ पता था। लेकिन एक एक थॉट प्रोसेस है, जैसे एकेडमिक्स में भी देखें, आईआर के या कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के, कि आपने अगर किसी पे वार किया, जो उसका रिस्पॉन्स है वो उनकी ताकत के हिसाब से आता है। तो ये अभी हम वही देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम इसराइल की अभी ये है कि उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है। मिलिट्री तो हमें दिख रहा है ना। अगर आप अफगानिस्तान देखें, इराक देखें, वहां पे 20-20 साल अमेरिका भी लड़ा है, लेकिन उनका ज्यादा कुछ गला नहीं वहां पे। अफगानिस्तान उनको आखिर में छोड़ना पड़ा और अब तालिबान आ गया। तो इसराइल को अब ये भी सोचना पड़ेगा, ठीक है अभी ये लड़ाई चल रही है, उनके अभी एक स्पोक्स पर्सन ने कल या परसों ही कहा है कि 2024 के एंड तक चल सकती है। लेकिन अगर वो तब तक चल रही है, उसका पॉलिटिकल ऑफ रैम्प क्या है, क्या चाहते हैं आप। अगर हमास को आपने हरा भी दिया, हम मान लें, हम इस्माइल हनिया मारा गया या सिनवर मारा गया, उसके बाद लेकिन जो गवर्नेंस है फलस्तीनियों की, या जो स्टेट है फलस्तीनियों की जिसके लिए लड़ाई चल रही है, उसका रेजोल्यूशन जब तक नहीं आएगा, तो एक और हमास आएगा, एक और फतह आएगा। तो इसका पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अल्टीमेटली इसराइल को सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। और वो फंस गए इस चीज में, क्योंकि नेतन्याहू की जो अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं सरकार बचाने की, और वो सब काफी हद तक अभी एविडेंट है कि अब मैं हमेशा जब ये शुरू हुआ था ना लड़ाई, कई टीवी चैनल्स में मैं कहता था यार ये जो गली कूचों की लड़ाई है ना, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, घुसना आसान है, निकलना बहुत 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 मुश्किल है। मुश्किल। और जी बड़ी बड़ी फौजें जो है घुटने टेक देती हैं जब एक 70,000 का आरपीजी जो है 70 करोड़ के टैंक को उड़ा देता है। जी। तो ये और बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मतलब अगर आप थोड़ी सी और रिपोर्ट्स देखें जो पिछले हफ्ते में आई हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये भी कहा है कि जो जो एरियाज नॉर्दर्न गाजा में डिक्लेयर कर दिए गए थे हमास फ्री, वहां पे हमास वापस लड़ना शुरू कर रहा है धीरे धीरे करके। तो अगर, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, अगर आप अफगानिस्तान में भी देखें, तालिबान की एट द मैक्सिमम जो काडर थी वो 100,000 से नीचे की थी, है ना। हम्म, उन्होंने फिर भी एक पूरी नेटो अलायंस को ओवर 20 ईयर्स धक्का मार के निकाला। ये हम्म। एक हकीकत है, ये हुआ। उसमें लर्निंग्स बहुत हैं एक इसराइल जैसे देश के लिए, कि अल्टीमेटली आपको करना क्या पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म पीस हो। जो इजरायली थिंकिंग है वो कहते हैं कि अगर 2 स्टेट सोल्यूशन हमने करा भी, हमने पैलेस्टीनियन को सॉवरेंटी दे भी दी, तो ये लड़ाई लेकिन बंद नहीं होगी। उसमें भी एक थोड़ी हकीकत है। अगर हमास का आप मैनिफेस्टोज देखें या उनकी सोच देखें, अल कसाम ब्रिगेड जो उनका मिलिट्री विंग है, उनकी सोच देखें, दे आर नॉट फाइटिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, दे आर फाइटिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ ज्यूज वर्सेस मुस्लिम्स, राइट, विच इज अ हंटिंगटोनियन। सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था, इट इज अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दैट इज गोइंग टू टेक। करेक्ट। हाँ, हाँ। So that's a Huntingtonian battle. What Israel is fighting right now is a responsive battle to what happened in October 7th. But Hamas is fighting a Huntingtonian battle. So इसके बीच में आपको कहाँ पे ऐसा वेज करना है कि ये बैटल, हमास को अगर आपने हराया भी, तो जो नेक्स्ट आएगा उनके बाद, वो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ इसको ऐसे देखे कि दिस इज ए ज्यूज वर्सेस मुस्लिम्स। वो अगर 2 स्टेट सोल्यूशन आया भी और पैलेस्टाइन उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है हम रिकग्नाइज करते भी हैं, तो लेकिन उसमें जो गवर्नेंस होगी, इफ इट इज वेहेमेंटली एंटी ज्यूइश, देन दिस वॉर इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर एवर, इट आई इज नो। नॉट गोइंग टू स्टॉप। और इसमें अगर हम बाकी जगह जहां जहां ऐसे इंसर्जेंसीज हुई हैं, टेररिज्म पिछले 100 साल में हुए हैं, फाइनली जो है आपको घाव भरने के लिए एक बहुत लीडरशिप चाहिए जो कि स्टेप डाउन करे। और वो अभी इस सिचुएशन में लग नहीं रही है। जब लोग जी थक जाएं लड़ लड़ के, तो मैं खुद यूएन में रहा हूं, मैंने देखा इससे भी बुरी कंडीशंस में जी अफ्रीका जी। में देखा है। और लोग फिर फाइनली रियलाइज करते हैं यार बहुत हो गया।
तो वो सूडान में जब देख लीजिए, सूडान इज गोइंग थ्रू इफ इक्वल इफ नॉट वर्स सिचुएशंस राइट नाउ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सूडान में ही है। तो चलो अभी कबीर बहुत बढ़िया वार्म अप हो गए हम, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब मैं सीधा आप मुझे इंडिया ईरान को लेके शाह बहार पोर्ट, हम तो रिटायर हो गए सुनते सुनते कि हम शाह बहार से देरा क्या जरांग दिलाराम वो रोड कनेक्ट करेंगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान को बाईपास कर देंगे, बट जी ये हुआ नहीं। अब फाइनली कुछ नजर आ रहा है। तो जस्ट मेरे ऑडियंस को बताओ कि शाह बहार पोर्ट की क्या जरूरत है, क्या प्रोग्रेस हुई है उस पे, और इसमें हमारा क्या फायदा है। देखिए, चाबहार पोर्ट ऑन पेपर जिसको कहते हैं, मतलब इन थ्योरी इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर अस स्ट्रेटेजिकली। जो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इंडिया में परसेप्शनली डिफरेंट है, क्योंकि ईरान इज पार्ट ऑफ अ वेस्ट एशिया कंस्ट्रक्ट, सो हम्म, चाबहार पोर्ट इज सीन एज पार्ट ऑफ आवर वेस्ट एशिया पॉलिसी, which I think is incorrect, and to reorient that, कि हम थोड़ा उसको फिर से सोचें और छाबहार को देखें इट्स पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, तो उसका उसका महत्व और बढ़ जाता है, कि उसको उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। हाँ, ये मैंने देखा लाइन आपके आर्टिकल में। ये जी हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है। जब हम जी अफगानिस्तान की बात करते थे, जी हम कहते थे हमारा नेबरहुड है, हमारा जी एक्सटेंडेड, ये हमारी जी स्ट्रेटेजिक स्पेस है। जी। तो ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, इस। हम वी शेयर अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान, सो यस, सो एज पर दैट ईरान इज एन एक्सटेंडेड नेबर, सो और 15 अगस्त 1947 तक हमारा बॉर्डर था ईरान के बॉर्डर साथ। था ईरान के साथ। सो हमें थोड़ा उस तरह से देखना पड़ेगा। और देखिए, काफी टाइम तक ये रहा कि जब जब इस्लामिक रिपब्लिक थी, जब करजाई थे या घानी थे, तब ये प्रोजेक्ट काफी धीरे चल रहा था फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। इरानियंस वर नॉट वेरी कीन टू गो बियॉन्ड द पॉइंट, वो अपना न्यूक्लियर डील को लेके उनका काफी दूसरा ही प्रॉब्लम चल रहा था, तो कैपेसिटीज के इश्यू थे। राइट नाउ व्हाट द कमिंग ऑफ द तालिबान हैज डन is forced all regional countries and all the neighbors of Afghanistan to reorient their policy and revisit their policy, because of American military umbrella is not there. So हम्म, you are responsible for your geoeconomics and geopolitical interests. तो अभी तक तो बड़ा आसान था, आपने थोड़ा जाके प्रोजेक्ट बना दिया, पर अमेरिकन मिलिट्री लड़ाई कर लिया साइड में, लेकिन आप वेरी सेफली यू कुड गो एंड से मैंने स्कूल बना दिया, डैम बना दिए, ये सब कर दिया। नाउ दैट सेफ्टी नेट इज नॉट देयर, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सो यू हैव टू रीथिंक, सो यू हैव टू डील विद द तालिबान फॉर एग्जाम्पल। अभी भी लोग कहते हैं कि अरे हम तालिबान ये नहीं कर रहे, राइट्स का इशू है, वुमेन्स राइट्स का इशू है, ऑल दैट इज वेरी ट्रू, है ना। और हम आप रशिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप रशिया का देखें। 3 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि रशिया सोच रहा है कि तालिबान को वो एंटी रिकग्नाइज, टेररिस्ट लिस्ट से निकाल, वर्चुअली हाँ, निकाल ही दिया। वर्चुअली वर्चुअली निकाल ही दिया। लेकिन आप कल की रिपोर्ट देखें तो फॉरेन मिनिस्ट्री वापस ये कहा है तालिबान को कि आपको इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो जो वो डिमांड्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगी, जो वो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन रशिया, बिकॉज अभी आपने देखा जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ मॉस्को में, आईएसकेपी ने किया, जिसकी जिसकी रूट्स अफगानिस्तान में है, तो वो एक एक रीजनल प्रॉब्लम बनती जा रही है धीरे धीरे करके। तो अब हम दूसरी तरफ से 1990s में हम ईरान के साथ बहुत क्लोजली वर्क करते थे अफगानिस्तान पे, है ना, कि नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया हमने। क्योंकि हजाराज हजाराज उज्बेक और ताजिक तीनों नॉर्दर्न अलायंस के पार्ट थे। तीनों हमारी नॉर्दर्न उनके अलायंस साथ के पार्ट थे। सिंपैथी थी। और बिल्कुल ईरान में हजाराज का बिल्कुल रिलेशनशिप है, बिल्कुल उनका बिल्कुल उनका कनेक्ट है उनके साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए भारत का ईरान के साथ अफगानिस्तान को लेके काफी हाँ, कोऑपरेशन था काफी हमारा। कोऑपरेशन शुरुआत से रहा है, लेकिन अब वो कोऑपरेशन का, क्योंकि 1990s को भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन द फंडामेंटल्स ऑफ दैट कोऑपरेशन हैव चेंज टुडे, बिकॉज कंट्रीज हैव चेंज, इंटरेस्ट्स हैव चेंज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ईरान का, अब देखिए, ईरान का अफगानिस्तान को लेके दे डोंट लाइक द तालिबान, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। एब्सोल्युटली। हाँ, दे डोंट लाइक देम एट ऑल, इट्स अ रियलिटी दैट इज हैंडेड टू देम, सो दे आर डीलिंग विद इट। देयर फर्स्ट issue is to make sure there is no refugee crisis, चाहे वो हजारा हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो कोई भी हो। ईरान कैन नॉट हैंडल मोर रेफ्यूजीज, वो उन्होंने कहा है हमारी इकोनॉमी इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रेन, वी कैन नॉट टेक इन मोर। इनफैक्ट कबीर, अगर मैं बोलूं, नोबडी वांट्स रेफ्यूजीज। खैर, आइडियली राइट, आइडियली, बट समटाइम्स यू आर हैंडेड अ बैड कार्ड इन द डेक एंड हाँ। यू हैव टू डील विद इट। हमारे हम्म, को भी हुआ था रोहिंग्यास के साथ, थोड़ा बहुत डील करना पड़ता है। हम्म। तो लेकिन ईरान का भी ये है, उनके एक मकसद है अफगानिस्तान में कि किसी भी तरह वेस्टर्न पावर्स शुड नॉट रिटर्न। And Iran also thinks that their probability of return is there because Pakistan will get into trouble with the Taliban, as we are seeing. So हमने देखा कि यूएस सेंटकॉम के चीफ जनरल कुरिल्ला खैबर पख्तूनख्वा गए अभी पिछले महीने,
है ना। अब आप पाकिस्तान यूएस के रिलेशंस देखें, उनमें ज्यादा मतभेद है नहीं अभी, मतलब ज्यादा बातचीत भी नहीं है। लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री सिक्योरिटी को लेके पेंटागन की थोड़ी डिफरेंट थिंकिंग है स्टेट डिपार्टमेंट से। वो ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है, आप डिप्लोमेसी ना करें, लेकिन मिलिटरीली हमें वी हैव टू मेक श्योर कि इट्स ए न्यूक्लियर कंट्री एंड डज नॉट गो साउथ कंप्लीटली। सो और यूएस मिलिट्री ने कबीर बहुत इन्वेस्ट किया पाकिस्तान मिलिट्री में, बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन सर तो कोर्सेज करा करा के उनके चीफ को जिस तरीके से वेलकम। पर क्या मिला उनको? है ना, पैसा पैसा सारा नदी में बहाया उन्होंने। चलो उनकी, हाँ उनका पैसा उनकी नदी को बहाए जो कर। हाँ, सही ठीक है। बात है। हाँ तो लेकिन जो जियोपॉलिटिकल मैप है दैट हैज चेंज नाउ। चाइना इज मच मोर इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान अगेन टू मेक श्योर टू वर्क विद रशिया एंड ईरान दैट दिस रीजन इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया is devoid of Western presence. यस। They don't want the West here. So, in that construct, they are willing to deal with an entity like the Taliban, right? Within a certain parameters, not completely. अब चाइना का देखे, चाइना हमेशा बोलता रहता है कि हम पैसा डालेंगे, मिलियंस लेंगे, माइनिंग करेंगे, ये करेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, 3 साल होने को आए हैं। सो ईरान फॉर ऑन दैट एस्पेक्ट, चाबहार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। Central Asia में our problem is that ideally the kind of funds we would like to plonk into Chabahar and connect it with Central Asia, India as an economy right now doesn't have. Right? Let's be very honest about it. Yes, it's a 3.5 trillion going to 4 trillion economy, but because of our constraints on China, on Pakistan, on our borders, and our own economic, I mean, we have a big population, we have a lot of social programs that take in a lot of money. That kind of money required to really throw in, even if there are losses on that money, is not there right now. It's not Second, there. second part very quickly is that Iran, is under sanctions. That makes it very difficult for companies to actually enter and do work freely. Second, Iran is a difficult customer to deal with, whether sanctions or no sanctions. Right? They're not an easy country because Iran, since 1979, is, in my opinion, I term it as a survivalist state. A survivalist state is they will do anything and everything to make sure the revolution is safe for the foreseeable future. The Islamic Republic is safe for the जो आइडियोलॉजी है वो बचे है, वो बची रहे. It's very critical for them. So that is why in Iran, every foreign policy and security decision was never taken by President Raisi or Rouhani. They were fairly irrelevant. If you see President Raisi's depth as a politician, he had no experience in foreign policy, right? Or security. All that is handled by the Ayatollah and the Islamic Revolutionary Guard Corps, which directly reports to the Ayatollah. So so because of that angle of Iran, it is very difficult for any country to do very clean and clear business with them. So that is the second part. But because if you see the map of West Asia, Iran is a giant country. It has 70 million people, out of which I think around 60% are below the age of 35. So there's a massive youth population. And there are lots of challenges. So beyond the point, even Iranians cannot be completely oblivious to their domestic politics. They have to provide and make sure that the youth is not getting completely jilted on not having jobs or not having money and so on and so forth. So there are multiple angles to that. So Chabahar for us, is very important. My problem with the project very quickly is that it is the only major project we've had with Iran for over 20 years now. Bandar Abbas is something they offered to us some time ago. Chabahar hasn't happened yet. I don't think it's very wise to go into Bandar Abbas. But Bandar Abbas, if you see, is not close to the Strait of Hormuz. It's a little further down, which allows a fair level of security when you're talking about shipping and so on and so forth. But even what the deal that we signed with the Iranians, the 10-year deal that we signed 2 weeks ago, is a continuation of the same 2003 agreements, right? Nothing new has come up per se. What we need is something fresh, something new, and something that will take this dynamic and bilateral forward beyond Chabahar, because right now that's all we can talk about, because that's all there is. आई नो, वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें हम पिछले 30 साल से, जब से तालिबान इशू एंड ऑल दिस, वी हैव बीन ट्राइंग टू सर्कमवेंट पाकिस्तान। अभी हम इसके अलावा ईरान इंडिया में जो है
ट्रेड हो रही है ऑयल, वी आर रिफाइनिंग, बेचते हैं वापस ईरान को, उनको हमारा आईटी वर्ल्ड से हेल्प चाहिए। और मैं हैरान हो गया कबीर, जब ये कोविड हुआ तो वहां से हमने 1300 बच्चे ईरान से और लोग हम लेके आए भारत में कोविड के टाइम। तो मुझे नहीं पता था कि इतने बच्चे वहां एमबीबीएस करने जाते हैं ईरान में। I mean, आप हमारे स्टूडेंट्स को देखें, वो एमबीबीएस करने कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। ये देखिए। तो ईरान इज ऑफ कोर्स वन ऑफ देम, बट सेंट्रल एशिया में लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स को, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, all these countries have a significant population of Indian medical students. That's always been there. But beyond that, also Iran and India are very civilizational powers. They have civilizational ties. आप और मैं रोज के रोज कहीं ना कहीं पारसी जरूर बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हमारी तो भाषा फारसी बहुत मिलती है उनके बहुत साथ। मिलती है। अब हम कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी इज नॉट अ हिंदी वर्ड, इट्स अ फारसी वर्ड। सो हाँ so that link is always there, but that is quite different to real politics or geopolitics, right? That is something that is there that can be leveraged as far as soft power is concerned in some level. आप तेहरान जाइए तो अमिताभ बच्चन बहुत पॉपुलर है, शाहरुख खान बहुत पॉपुलर है, and all. But when it comes to, of course, bilateral engagements and deals and geopolitics, it's a whole different ballgame with the Iranians, because they ultimately prefer not to have any very close friends. They prefer to have countries that are utilitarian to their interest. And that includes Russia and China. China and Iran signed this 25-year strategic deal, which was supposed to be for $200 billion or something. But if you see that, this was, I think, in 2021 or 2020, one of those 2 years. And if you see the number that was thrown, which is 200 billion or 250 billion, that only came from the Iranians. The Chinese never committed to that number. The Iranians committed or marketed that number because they wanted to show the West and the Americans that if we don't find a middle path between you and I, the China is always ready, because there is a China fear factor in Washington right now. They wanted, they try to leverage that basically. But if you see Chinese wholesome investments into Iran, Chinese companies want to work with the West, right? They will not risk sanctions just to have 2-3 projects in Iran. So, but what the Chinese have done is that the Chinese have been able to buy cheap oil from Iran and able to pay for it in yen, so it circumvents the sanction issue. So they use Iranian oil to fill up their strategic oil reserves. So in case of conflict, they have like 30 days of oil reserves to manage their military. And all this was done at a very cheap price. And in return, of course, Iran got currency, considering they have nothing really, no oil is being sold. So that, Iran, we have to see it as a very, very pragmatic player. They completely think from their brain and very little from the heart, because that is their requirement. दैट इज द रिक्वायरमेंट And एग्जैक्टली। and as per that, we have to deal with it. और एक और चीज बताओ, नाउ दैट वी आर टॉकिंग चाइना एंड ऑल, कि ये चाइना ने जो इनरोड्स किए हैं वेस्ट एशिया में, इन्होंने डील करा दी सऊदी अरेबिया और ईरान की, और इनके एम्बेसडर्स एक्सचेंज हो गए और डील जो है बीजिंग में हुई। ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि चाइना एक बड़ा प्लेयर बन गया अभी इस रीजन के अंदर। तो आई थिंक जिस तरह चाइना अपने आप को पोजीशन करता है, चाइना पोजीशन ऐसे करता है कि वी वांट टू बी अ मीडिएटर, वी वांट टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, वी वांट ट्रेड एंड इकोनॉमी टू बी एट द टॉप ऑफ इट। वी आर नॉट लाइक द यूएस, वी हैव नेवर फॉट अ वॉर इन द मिडिल ईस्ट। हमने इराक नहीं शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं किया। देयर इज नो मिलिट्री प्रेजेंस पर से of China in the Middle East, but China is very, very interested in doing business with the Middle East and being, इसीलिए कर रहा है वो, क्योंकि of उसके course. लिए फाइनली द टॉप प्रायोरिटी इज दैट, जो उसने मैन्युफैक्चरिंग एक सिस्टम दुनिया का बना दिया, दैट नीड्स टू गेट सोल्ड। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि चाइना, सऊदी और ईरान की जो डील हुई वो बीजिंग में साइन हुई, लेकिन आप ये भी देखिए कि सऊदी जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डील साइन करने चाहता है, वो किसके साथ चाहता है? यूएस के साथ। एग्जैक्टली, है ना? तो जो बीजिंग में हुआ, दैट वाज अ फोटो ऑप, दैट वाज वेरी गुड फोटो ऑप फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। तो बेसिकली चाइना एंड ईरान एंड सऊदी ने कहा कि देखो, हम अपना सॉर्ट कर रहे हैं। सऊदी डज नॉट वांट टू गेट इन बिटवीन एन इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। सऊदी वांट्स ए लेवल ऑफ न्यूट्रलिटी, एंड with that in mind, they normalized very quickly with Iran, considering they were fighting the Houthis in Yemen, which are Iran backed, only a couple of months ago.
है ना? बट नाउ दे आर ऑल्सो टॉकिंग विद द हूथीज ऑन अ पीस डील, सो दे आर नेगोशिएटिंग देयर एज वेल। उनको ये पता लग गया है, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया इज ऑन अ पाथ ऑफ वेरी जायंट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। जो वो कर रहे हैं अंदर, हमें लगता है हाँ ठीक है, दे आर ओपनिंग अप, स्पोर्ट्स हो रहा है वहां, कल्चर हो रहा है, मार्केट आ रही है, ये सब वो सब, लेकिन टू पुश कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्री into a more market capitalistic country is a very dangerous project to take on। और वो मोहम्मद बिन सलमान जो उनके क्राउन प्रिंस हैं, वो उन्होंने खुद के ऊपर ले लिया कि ये मैं डिलीवर करूंगा। तो उसकी कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है ना, ना लॉन्जेविटी की, ना ही कि एक्चुअली होगा या नहीं होगा। तो टू मेंटेन दैट इंटरनल सिक्योरिटी यू कैनॉट बी इन अ पोजिशन वेर यू आर फाइटिंग एक्सटर्नल एक्टर्स। सो राइट नाउ दे आर वेरी इनवर्ड लुकिंग टू मेक श्योर जो उनका इकोनॉमिक प्लान है, उनका विजन 2030 जो डॉक्यूमेंट है, वो सक्सेसफुली इवन 50% इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन वो नहीं होगा अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ईरान इसराइल बैटल में, या ईरान के साथ या किसी और जगह पे लड़ाई करना। यूएई भी सेम उसमें है। यूएई की क्या प्रॉब्लम है? यूएई कहता है कि हाँ ऐसी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पैलेस्टाइन का रेजोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन वो पहले ये देख रहा है मैं अपना दुबई और अबू धाबी बचाना चाहता हूँ। करेक्ट। राइट, सो सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, एंड विद इन दिस inward looking security thinking right now in the region, Iran is looking outward and not inward. So they find much more space for their own influence to be factored in, and उसी हिसाब से जितना रीजन का भी चल रहा है, जो भी गाजा में चल रहा है, अगर आप देखें काफी हद तक एक बहुत ही जिसको कहते हैं नॉट म्यूटेड बट रैशनल रिस्पॉन्स रहा है अरब कंट्रीज का। ज्यादा कुछ किया नहीं हाँ, है उन्होंने। दे ज्यादा हैव, कुछ किया हाँ, नहीं। ज्यादा ना, नीदर दे हैव स्ट्रोक्ड इजराइल नॉर दे हैव स्ट्रोक्ड ईरान, considering what is happening, because they are saying कि okay, my interest needs to be protected first, then I will get to the larger problems at play। नहीं, तो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ये आपने एक, मुझे बिफोर वी मूव टू इजराइल हमास, मुझे तो ये सुन्नी वर्ल्ड एंड शिया, इसका जरा इफ यू कैन एक्सप्लेन, इनकी बीच में पॉलिटिकल इस्लाम में क्या कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया में, और इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस। हाँ देखिए, जो पॉलिटिकल इस्लाम, जो सॉरी पॉलिटिकल इस्लाम जो लार्जली केम फ्रॉम द मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड जो ग्रुप था 1920s में शुरू हुआ, हसन अल बन्ना उनके फाउंडर थे, हु वाज अ थियोलॉजिस्ट, अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एंड अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, राइट, एंड इट वाज वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द 70s 80s 90s एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट जब जैसे एमबीएस आए, एमबीजेड आए, जब when these Arab countries decided कि we want to be economic powers, we want to be economic superpowers, Dubai needs to be the financial center of the world, not just the Arab world, then they realized those ideologies are detrimental to these projects, and slowly they started to dismantle them। So अगर आप देखें फॉर एग्जांपल अरब स्प्रिंग जब हुआ था, उसके अंदर काफी बढ़ोतरी मिली थी एक्चुअली मुस्लिम ब्रदरहुड हाँ, जैसे। आई नो, बट वो एकदम खत्म हो गया, अदरवाइज एक इजिप्ट, रेवोल्यूशन आने को था अरब हाँ नहीं, स्प्रिंग में। एग्जैक्टली exactly, और उस रेवोल्यूशन में काफी सपोर्ट मिला मुस्लिम ब्रदरहुड को और पॉलिटिकल इस्लाम को। लेकिन अगर आप इजिप्ट में देखें, इजिप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। उनके इलेक्शन हुए थे अरब स्प्रिंग के बाद, जब होस्नी मुबारक की को हटाया गया था, और जब इलेक्शन हुए जो जीता वो मुस्लिम ब्रदरहुड कैंडिडेट था, हम्म। और जब वो जीता, मुस्लिम ब्रदरहुड कैंडिडेट जीता, लेकिन जब जैसे ही वो जीता, अदर अरब पावर्स सऊदी अरेबिया यूएई ने कहा कि ये तो पैलेटेबल नहीं है, मुस्लिम ब्रदरहुड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी इन कायरो नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली उसकी भी गवर्नमेंट नहीं टिकने दी काफी लोगों ने, और इंटरनली फिर फाइनली अब मिलिट्री रूल चल रहा है वहां पे, विच इज स्टिल मोर पैलेटेबल टू 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 रीजनल पावर्स। तो हम्म। एक एक ये अंडर करंट है कि हमें पॉलिटिकल इस्लाम को डिसमेंटल करना है और इसके आगे नहीं ले जाना है। तो उसके बाद फिर हमें जो जो शिया सुन्नी हम सुनते रहते हैं, देखिए उसमें एक वो डिवीजन तो है ना। ईरान इज अ शिया पावर, इट इज अ या। कंट्री ऑफ शिया सीट ऑफ पावर। सुन्नी इज लार्जली इन सऊदी अरेबिया, बट अदर कंट्रीज आल्सो इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ईरान का आप देखें, ईरान इज वेरी प्रैग्मेटिक कंट्री। अब हमास इज अ सुन्नी ग्रुप दैट एंजॉय सपोर्ट फ्रॉम ईरान, ईरान। हम्म। राइट। अब कई लोग कहते हैं कि ये ईरान का भी इट्स एन ओवर रीच फॉर देम, कि दे आर ट्राइंग टू बेसिकली
be too pragmatic, and ideologically and theologically they are leaving a lot of risk for themselves internally. लेकिन अभी तक तो ऐसा उनको कोई मतलब they've been, let's be honest, they've been succeeding in whatever plans they have been trying to install, right? Whether it's their influence, building influence capacities in Syria or Iraq and so on and so forth, they've been succeeding at it. So Shia Sunni divide is definitely there. It's a big part of the discourse. But when it comes to these things, I think pragmatism now trumps ideology and theology a little bit. Yeah, that's a very important conclusion on this. That finally, governments, even if they are led by mullahs and maulvis, they are very practical. वो तालिबान से भी नजर आ रहा है अभी. They become very practical. Ideology side में है. And same is in Iran. अब मुझे बताओ कबीर, जो ये गाजा में हुआ 7 अक्टूबर के बाद, जिस प्रकार से उसमें अमेरिका पूरे सपोर्ट में आया, यूरोप भी इनिशियली फुल सपोर्ट में था, बट नाउ सपोर्ट इज वेनिंग. अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, है ना, सड़कों पे आए हुए हैं, कैंपसेस के अंदर. पूरे यूरोप के अंदर लोग सड़कों पे निकले हुए हैं अगेंस्ट इजराइल. मतलब पैलेस्टीन के लिए इंफॉर्मेशन वॉर एटलीस्ट के अंदर पैलेस्टीन की जो सिंपैथी है वो दुनिया में धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज भी कर लिया. लेकिन भारत इसमें कहीं ना कहीं हम बैलेंस करने के चक्कर में थोड़ा सा मुझे लगता है हम लेट हो गए इसको कंडेम करने में. सो हाउ डू यू सी इंडिया इन दिस एंटायर थिंग, इजराइल गाजा में, जो इजराइल का जो ऑफेंसिव चल रहा है गाजा में, उसके बारे में इफ यू कैन डिस्कस दिस. हाँ, देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लाइक जैसे पहले डिस्कस थोड़ा आपका किया कि इजराइल का ऑफेंसिव फ्रॉम इजराइल. हाँ, आ रही है आवाज? हेलो. हाँ, थोड़ा हैंग हो गया आपका. हाँ, एक मिनट अगेन, यू इन बिटवीन वी लॉस्ट यू. या ओके. सो एज आई सेड कि एज वी डिस्कस, हमने पहले डिस्कस किया कि इजराइल का ये एक्शन, जो मिलिट्री एक्शन है, ये क्यों है. बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे नीड टू रीबिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन देयर पॉपुलेशन कि वी आर सेफ एज a state, as the only Jewish state in the world, right? So first and foremost that is there. But हमने देखा यूरोप में और 3 कंट्रीज ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया, स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड, मेरे ख्याल, हाँ, है ना. लेकिन हमें ये भी याद रखना पड़ेगा दैट दे आर द 141st and 42nd and 43rd country to do it. A large part of global south, Latin America, Africa, they've all basically recognized the Palestinian state long ago. And all of them push for the two-state solution also. I mean, two-state solution is not very popular right now inside Israel, but that's a different story altogether. लेकिन मेरे ख्याल से जो इंडिया का, देखिए, इंडिया की पोजीशन is a multifaceted one. When we recognized Palestine in 1987 or 88, one of those 2 years, the reasons were much different. The reasons were also domestic politics. The reasons were also foreign policy. The reason were also the fact that India wanted that non-aligned thinking was still there. The anti-colonialist thinking was still very, very present. But I think India's national interest has also changed slightly, right? So, for example, a lot of people, काफी लोग को लगा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था October 7th में in condemnation of the attack by Hamas. I don't think that the fact that काफी लोगों ने उसको translate किया, India's position has changed. I don't think it was a change of position at all. I think the Indian government for a long period of time has been prioritizing counterterrorism on an international scale. Whether it's at the United Nations, if you see कि we even hosted United Nations Counter-Terror Committee here in Delhi and Bombay, which is rare. UN, आप जानते हैं, आपने काफी सर्व किया वहाँ पे. UN doesn't really travel around with its committees so much. ज़्यादातर न्यूयॉर्क बेस्ड ही होता है. And the second thing is, if you see, Israel right now for us is a very nice shop and marketplace for high technologies. Considering the threats we are facing. अब last जो LCA का जो टेस्ट फ्लाइट हुआ था, उसमें जो नए रेडार हैं या जो पॉड्स हैं, till we make our own indigenous equipment, we are buying from Israel. We are using Israeli technologies. So we are, there are very few strings attached. Considering Israel requires that kind of money also to go into its economy, and it has that technology available, India buys into that technology for its own national interest.
there are multiple sort of balancing acts that India has to do. Fair after that, India also sent relief aid to the border area, and even yesterday or day before, the MEA spokesperson said they are very worried about the distressing images coming out of Gaza bombing and so on and so forth. So they have to manage that. What Israel right now also provides us is that technological know-how and technological access that very few countries otherwise would do. So we have to, that interest will also has to be seen, but also India's sort of historical interest on the sovereignty of Palestine and the security of Palestinian people will have to see. It's not an easy balance, but करना पड़ेगा. अब जैसे भी करेंगे वो देखना. हाँ, जैसे भी कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट हाँ. बैलेंस वेल। और कतर में जिस प्रकार से हम अपने नेवी ऑफिसर्स को बचा के लेके आए, वो भी हमारी डिप्लोमेसी, डेफ्ट डिप्लोमेसी का बिल्कुल. बहुत और ऐसी डिप्लोमेसी ना, मेरे ख्याल से जितना बिहाइंड द कर्टन रहे उतना बेटर रहता है, ज्यादा उतना ही पब्लिक. बेटर रहता है। एग्जैक्टली यही मैं लोगों को बोलता हूँ। जब ये आजकल इशू क्या है, देयर इज ए इन्वेजन ऑफ इडियट्स ऑन द सोशल मीडिया, जो हमने मॉलडीव्स में देखा जी. और हर जगह देखा, तो जी. वो थोड़ा सा हमें उस चीज से बचना पड़ेगा। अदरवाइज बाय एंड लार्ज हमारी पॉलिसीज बहुत प्रैग्मेटिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, बिल्कुल. सोची समझी बिल्कुल. हैं। एंड हमें ट्रस्ट करना चाहिए इन मुद्दों पे अपनी गवर्नमेंट पे, जी. कि जो डिसीजन लेंगे वो राष्ट्र हित में, वो चाहे रशिया को सपोर्ट करने का है या कहीं उनसे वो करने का, ऐसे करके। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि ओवरऑल अभी आप कैसे ये वेस्ट एशिया की सिचुएशन को आप देखते हैं अगले 6 महीने में, साल के अंदर? यू नो, 3H में हमेशा कहता हूँ, हुतीस, हिजबुल्लाह एंड हमास प्लस ईरान। ये एक फोर्स है, और ईरान को कब रोकने नहीं वाला टू सपोर्ट दिस एंटायर, दिस 3 फोर्सेस देयर। तो हाउ डू यू सी दिस शेपिंग अप? कैसे लग रहा है आपको? देखिए, इसमें भी काफी सारे एंगल्स हैं इसके. अगर आप इफ यू सी ईरान, आई थिंक यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दैट एवरी नॉन स्टेट मिलिटेंट एक्टर that is being supported by a state, that relationship is not absolute ever. So at beyond the point, because Iran supports Houthis, Hamas, and Hezbollah, they have culpable deniability also with them. They're like, they are independent thinking groups. हम कुछ नहीं कर रहे हैं. इन्हीं का वो है. लेकिन अगर आप इनिशियली देखें, जब अक्टूबर 7 हुआ था, हमास ने जब लड़ाई शुरू करी, हमास had a expectation कि हिजबुल्लाह नॉर्दर्न फ्रंट पूरा खोलेगा, है ना. So that on the two fronts we'll engage. हाँ, वो हुआ नहीं. वो हिजबुल्लाह ने किया नहीं. क्यों नहीं किया? क्योंकि एक, हिजबुल्लाह is based out of Lebanon, which is going through a severe crisis, and Hezbollah has also been amalgamated into a political entity in Lebanon. It's not just a militant entity. वहां पे उन्होंने पार्लियामेंट में सीट्स भी जीती हैं. So they have to preserve their long-term support base in Lebanon. If they just open a front, hundreds of people die in Lebanon, they will not come out looking very, very good, right? So that friction was there between Hamas and Hezbollah, and I think it still exists, which is why the sudden prominence of Houthis came into play. But they did. Houthis ने तो shift किया, pressure point भी create किया. Houthis took that opportunity and built themselves up. No, Houthis have shot down 6 American MQ-9 Reaper drones till now. Because of the capabilities, the surface-to-air capabilities that have been provided by the Iranians. So, and the fact that they're attacking ships and all that equipment. If you see pictures of the Houthi group from the 2014-2015, they were ragtag militias sharing one AK-47 between 3 fighters. Right? Suddenly, they have a proper military uniform. They have missiles. They have capability of targeting ships that are 300 kilometers outside into the sea. No militant group gets these without state support, right? So, and I think even if you see Iranian commentary on this, they are not really in full denial. They have never said, no, we are not doing anything, boss, right? They always said, well, that's one way of dealing with the Israeli aggression in Gaza. They're very, very, they're very non-committal, but committal at the same time on what their policy has been. So, we have to see that in perspective. But also, I think one of the very important things to remember कि जो fundamentals जो change हुए हैं Middle East में, जैसे कि Abraham Accords, जैसे कि normalization between some Arab states and Israel,
और इवन द टॉक ऑफ नॉर्मलाइजेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, वो सारे जो फंडामेंटल चेंजेस थे वो अभी भी हैं। है, नो, लेकिन अब 10 साल के लिए गए पीछे, है ना? कई टाइम के लिए गए लेकिन है। हाँ, देखिए है, रहेगा वो। 10 साल इन मिडिल ईस्ट जियो पॉलिटिक्स इज नॉट दैट लॉन्ग, ठीक है। सो अगर वो 5 साल का सेटबैक हुआ भी है तो इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज दोज कोर चेंजेस दैट टुक प्लेस आर नॉट डिसमेंटल्ड, right? The fact that there is still diplomatic engagement between Abu Dhabi and Israel and Bahrain and Israel, despite Bahrain was much more vocal than the UAE when the bombardment of Gaza started, because all these countries also have to take care कि what is happening in Gaza is now being streamed on everyone's phones. Earlier क्या होता था? Now that all these countries are moving towards more market economy based infrastructure, पहले क्या होता था? पहले कुछ ऐसा हुआ, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दो, टेलीग्राम ब्लॉक कर दो, टीवी बंद कर दो, लोगों को दिखाओ मत क्या हो रहा है। अब वो कर नहीं सकते, व्हाई? बिकॉज दैट विल बी अ सेटबैक टू इकोनॉमिक्स। कंपनीज विल नॉट कम, दे विल बी लाइक अरे ये तो तुम कभी भी बंद कर दो तो हम क्यों आए। राइट नाउ यूएई इज पिचिंग देमसेल्व्स एज अ मेजर पावर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या You suddenly cannot say we shut down technology as in मोबाइल फोन्स, मैं हैरान हूँ, वही यूएई हमसे ज्यादा मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं वही बहुत हैरान हूँ इस चीज से। वही right, so they are doing very well in these things and they don't want to jeopardize because their economic development is based on it. So the fact that all these factors and with the fact that all these countries have to manage now to make sure that what is happening in Gaza does not mobilize people on their streets, because there is huge sympathy for the Gazans in these countries, right? Not enough, I think, for people to do anything about it directly, but there is huge sympathies. They don't want that or want to be seen as being completely complicit in this conflict on the Israeli side or being seen as aiding the Israelis in any shape or form. तो अभी ये Abraham Accord, I2U2 कुछ हद तक, IMEC तो खैर अभी छोड़ ही दो मेरे ख्याल से फॉर सम टाइम एटलीस्ट। आई नो। हाँ, तो ये थोड़े मतलब ये दिस वॉर इज नॉट एंडिंग बिफोर 2024, तो अगले साल 2 साल तो बहुत ही स्लो चलेगा उस, बट द फैक्ट दैट ऑल दीज इकोसिस्टम आर स्टिल इंटैक्ट आई थिंक इज अ वेरी बिग थिंग। और जब ये लड़ाई खत्म होगी तब पैलेस्टीन तो खैर खंडर बन चुका है, मतलब गाजा गाजा तो टोटली, है ही खंडर अभी, बट हाँ। इसराइल भी बहुत जबरदस्त हिट लेगा पॉलिटिकली एंड ऑल्सो इकोनॉमिकली। देखो इसराइल का आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। इसराइल का जो डोमेस्टिक वो है क्या सीन है अभी, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है जस्ट बिकॉज द मिलिट्री एक्शन इज इन गाजा। नेतन्याहू इज फ्लक्चुएट्स बिटवीन पॉपुलैरिटी राइट नाउ। सो जो लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू इज कंप्लीटली अनपॉपुलर, इज नॉट रियली ट्रू। ही इज गॉट अ डिसेंट सपोर्ट। राइट विंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग राइट विंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग राइट विंग है वहां का, बट इतना ऑल्सो ज्यादा है। कबीर में उनकी कुछ वीडियोस देख के हैरान हूँ, वो सेलिब्रेट करते हाँ हैं एग्जैक्टली किलिंग्स और बच्चों की बॉडीज, एग्जैक्टली मतलब बहुत ही घास्टली है, वो भी एग्जैक्टली एक आई मीन, एक्सट्रीम so है। I think at some level it comes from living in a securitized state, that when you're born you are taught कि अगर कुछ हो रहा है टेबल के नीचे छुप जाओ, आपके हर घर के नीचे यू नो टनल, बंकर टनल्स बने हुए हैं, हैं। बंकर हैं, and all that. हाँ, It's the whole environment where you're living in. So हम्म। maybe at least in part that is the reason, but internally some one thing that जो मुझे काफी आश्चर्यचकित करती है अभी भी is the differences between the Israeli polity, which is Netanyahu government, and the military. The military, for example, these leaks keep coming in Israeli press, where the military chief, एक न्यूज आती है कि मिलिट्री चीफ ने नेतन्याहू को कहा कि भैया आप जब unless we have a day after tomorrow plan on Gaza, this doesn't seem to be going anywhere. And then the Netanyahu government pushes back. Then so there is this very tit for tat where even before this happened, reservists in Israel were part of the protest when Netanyahu government was trying to change the judicial processes. The हाँ, judicial वो protests were there, एग्जैक्टली। right? So हाँ, at that time there was tension between civil and military, which has now I think even gone further, because they don't at least part of the military maybe does not see Netanyahu government prioritizing the day after tomorrow plan, which is what the Americans are saying, for example, that without that, how will you end this war? You know, what does that mean, ending the war? And what does winning also mean? Okay, tomorrow, like I said earlier, you kill Yahya Sinwar. Does that guarantee that there is not going to be another Yahya Sinwar? Probably not, right? So there has that political track which needs to run parallel with the military track is fairly weak, I think, right now, which नहीं, needs to आपने be बहुत अच्छी बात कही। किसी भी लड़ाई में ना, जैसे हम अपना भी ले लें 71 या कहीं पे भी, military. unless you have a political aim, military can keep killing it, वो तो मतलब
That's never ending. You know, the companies will keep producing weapons. You keep using हाँ, weapons. You know, एग्जैक्टली, that's और never लोग ending. आते जाएंगे, फॉर्डर है ऑर्डर ना? है, हाँ, तो वो तो है, वो तो, तो तो इसमें क्या है, हाँ, जो पॉलिटिकल एम, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ना तो हमास की टॉप लीडरशिप को मार पाए, ना या आप अपनी हॉस्टेज ले पाए। या मतलब तो दो ही चीजें थी ना, अपने लोग वापस ले लो, और जो दुश्मन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको तो कुछ डैमेज हुआ ही बट नहीं। प्रॉब्लम इसराइल की ये भी है कि अगर उनको पता भी है याह्या सिनवर है कहाँ, जो करंट नेगोशिएशंस चल रही हैं उसमें इस्माइल हनिया का इतना बड़ा हाथ नहीं जितना याह्या सिनवर का है. Sinwar, considering he's still considered to be in Gaza largely, whether that's true or not, I don't know. But he's calling the shots because he's holding the hostages. राइट. जो पॉलिटिकल एंटिटी जो है वो तो कतर दोहा में बैठ के दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू वर्क विद इजिप्शियंस एंड द कतरीज एंड द अमेरिकंस एंड द इजरायलीज की इसको हम्म, कैसे हैंडल किया जाए. हम्म, बट जो अल कसाम ब्रिगेड जो है वो तो लड़ रहे हैं गाजा में. दे आर डाइंग. द पॉलिटिकल विंग इज नॉट डाइंग. राइट. सो हाँ, exactly. हाँ, so they, how the Al Qassam brigade and the political wing of Hamas find their own middle ground on what हम्म, these negotiations are going to be, that will also have a serious impact on what the outcome is going to be ultimately. So that division within Hamas also needs a bridging, which only they can do, no one else can do. Or that there needs to be a sense of urgency to end this, because how will Hamas sell itself, considering they initiated the military action? या, So if even if they're planning to come back as a political entity, will the Gazans accept that? I don't think so. So that is also a question which is very open right now. सो बहुत सिचुएशन बहुत मर्की है ना? जी, और हमें ज्यादा पता भी नहीं है अंदर क्या हो रहा है, बिकॉज वहां से जी, बहुत कम रिपोर्ट्स आती हैं, जी, और जो थोड़े बहुत आते थे वो इसराइल आईडीएफ ने काफी जर्नलिस्ट को भी टारगेट किया है, जी, जी, जो जी, रिपोर्ट कर जी, रहे थे, जी, तो वी जी. डोंट नो। सो बट डू यू थिंक दैट आर हमारा जो रोल है, whether it is with our engagement with Palestine, our continued engagement or reliance on Israel weapon systems, और वेस्ट एशिया के साथ ये चलता रहेगा, और हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो वी विल बी एबल टू फुलफिल दैट? I think we don't have options but to fulfill our national interests. If you see our geography, I mean, of course, you served for such a distinguishedly for such a long time. You see our threat from China right now, threat from Pakistan, even Myanmar right now is very unstable. I don't think we have the capacity to try and fix other people's problems, especially when the problem is almost 7 decades old. If the region plus American support or Western support hasn't been able to fix it right now, I don't think India's नहीं, uh, हमारा हमारा इतना हाँ, कोई कोई वहाँ रोल नहीं होना भी नहीं चाहिए उसमें, है है ना. भी दे नहीं, नीड टू, और इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, हाँ, they पढ़ना भी need नहीं to figure चाहिए। it out. Yeah, they need to हाँ, figure it out. But India's positions of supporting the Palestinian sovereignty is very clear, and India's position that what happened against Israel was a terror attack is also very clear. हाँ, Uh, यही मैं बताता हूँ, वी आर अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्लियर कट Absolutely, हमारी पॉलिसी, 100%. और उस पे हम, But see, क्योंकि but हमने this is the सफर किया। problem. But this is the problem. What has happened since then? Hamas was declared as a terror entity in 1997 before Al Qaeda, right? And today, most people, at least in the online space, you talk even in a lot of these protests and so on, they see them as a revolutionary force. They या, have changed that discourse from moving away from terror to a more palatable revolutionary representation of रेजिस्टेंस फोर्स, दे of the ऑलमोस्ट ये Palestine. रेजिस्ट कर रहे But हैं एक exactly, regime को। exactly. So they have won that narrative back, which has grave consequences for the global counter-terror narrative, because it's diluting what Hamas is and was known before this. So that's something they've already managed to work for themselves. So I don't know. I mean, in the coming weeks and all, I don't really see much of an off ramp, as they call it. Okay, so now we come back to last this thing on India-Iran relations. That जी, is where हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था। जी. तो इसको आप कैसे हम आगे इसको कर सकते हैं? कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ईरान के साथ ट्रेड करना? मिलिट्री टू मिलिट्री भी कर सकते हैं हम वी हैव एटलीस्ट नेवी में हम नेवी टू नेवी भी हम काम कर सकते जी, हैं। जी, और उसके बारे में व्हाट शुड बी आवर पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान एंड ओवरऑल इन वेस्ट एशिया, अगर आप बता सकें जी. तो। देखिए, इंडिया का एक इंटरेस्टिंग बैलेंस है उसमें. इंडिया वांट्स एंड इज क्लोज टू अमेरिकन आर्किटेक्चर ऑफ सिक्योरिटी.
ये मैंने एक और आर्टिकल लिखा था लास्ट ईयर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, और उसमें काफी लोगों ने पुश बैक भी दिया था कि ऐसा है नहीं, बट लेकिन ऐसा है, वी आर पार्ट ऑफ ITU2, वी आर पार्ट ऑफ IMEC, ऑल दीज हैव अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट of American power and American financial might. And of course, we are part of the Quad also on the other side of the seas. So that is not very conducive to, let's say, extended military cooperation with Iran right now. Right? It will raise concerns from Washington D.C. They've Yeah. already raised concerns over. I think they've raised unnecessary concerns over Chabahar, considering they have earlier they only used to have contact with the Iranians via Switzerland, but now they do it through Oman and Qatar as well. They have expanded the way they are engaging, not gone back. So that I don't see how that is how Chabahar or sanctioning Chabahar will help in in any of that. But I don't right now. I don't think इंडिया को लगता है कि अननेसेसरली ईरान के साथ ज्यादा, बहुत ज्यादा भी भाईचारा दिखाना इज इज रिक्वायर्ड, राइट। ईरान चाहता है सबसे पहले कि इंडिया अपना ऑयल इंपोर्ट्स फिर से शुरू करे। ईरान चाहता है कि आपने जो 2018 में ऑयल इंपोर्ट्स करना बंद कर दिया था, बिल्कुल हमारी इकॉन आप हमारी देश में ऐसी रिफाइनरीज हैं जो दैट वर मेड इन द 90s और द 80s, दैट वर मेड स्पेसिफिकली फॉर इरानियन क्रूड, जो उनका आई क्वालिटी नो, ऑफ हार्ड क्रूड है। जामनगर वगैरह में। हाँ, जामनगर, और आई थिंक एक दो और मथुरा आई थिंक वाज वन ऑफ देम। सो हम्म। और मैंगलोर, one of those two things. But so we had that very deep energy relations with Iran, which I agree with Tehran that we need to restart at some shape or form. Now, how that happens is up to the experts to see how to deal with the American sanctions and so on and so forth. But एक वो जो धारा है, अगर आप ऑयल हटा दें तो ज्यादा कुछ ट्रेड बचता नहीं है इंडिया और ईरान के बीच में, और उसमें से अगर आप चाबहार भी रोकते हैं तब तो ऑलमोस्ट कुछ ही नहीं है फिर, है ना। तो देन यू हैव नो नॉट मच लेवरेज दैट यू कैन गो इनटू तेहरान एंड से कि नहीं हमें ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। सो वी नीड टू रीस्टार्ट एटलीस्ट अ लेवल ऑफ that oil import which we used to do and which we stopped in 2018. Once that happens, I think a lot of the issues that we have, whether it's Chabahar, whether it's connecting Chabahar to Central Asia, and so on and so forth, that will, once the Iranians see, acha, there is seriousness in bringing this back on track, वो थोड़ा फिर से मेरे ख्याल से they'll give a bit more positive spin to the whole Chabahar thing. But right now we just renew or sign a new MOU every 3 years or every 2 years just to make sure that it doesn't, and India-Iran relations don't become stale or don't become stoic. That they are seen as still moving, because Still moving. because you have to also, Slow moving, but moving. but moving, but you have to also see, because India's trade and investments with the Arab countries is skyrocketing right now, which is contrarian to what we are doing with Iran. So if we actually start some oil import from that again and restart that trade, I think it will give them a little bit more courage, and also give us a little bit more courage कि we can take this forward in a more meaningful manner. एंड कबीर, 70 के दशक में बहुत ईरानियन बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। बैंगलोर मुझे पता है वॉज फ्लडेड विद इरानियन स्टूडेंट, लॉट ऑफ मनी। उन्होंने बैंगलोर का कल्चर ही जो है बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, वो अलग बात है। लेकिन क्या हम एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी वर्ल्ड में क्या हम कुछ और प्रेजेंस हो सकती है ईरानियंस की इंडिया में? देखिए, हमने काफी किया था इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। आई थिंक सम ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन्स दैट रीच्ड ईरान वर फ्रॉम इंडिया ओनली। बट सी, सैंक्शंस की यही प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं बच्चे, ICSSR स्टिल स्कॉलरशिप्स देती है, there are still Iranian students who here. I know a lot of Iran experts on India that we have engaged with. Almost all of them had their PhDs done in India, whether it's JNU or Jamia Millia and other universities. And I think that's a very good point. अगर ऐसा अभी नहीं है तो इस to make sure that people to people ties don't dry up. क्योंकि ये ना आराम से किया जा सकता है, इसमें कोई सैंक्शन नहीं है। नहीं, हाँ, और क्योंकि हमारी सभ्यता मिली हुई है, भाषा मिलती है, खाना जी मिलता है, पिक्चरें मिलती हैं, और जी। बैठ के बात करो तो 5 मिनट में दोस्ती हो जाती है और पिछले ईरानियन पिछले अफगानीज के 30-40 साल में जो जो पीपल टू पीपल टाइज बड़े हैं, चाहे वो ईरान के साथ हो या अरब कंट्रीज के साथ हो, वो इन्हीं बूतों पे बड़े हैं। स्कॉलरशिप्स हो गई, स्टूडेंट्स एक्सचेंज हो गए,
सिनेमा हो गया, म्यूजिक हो और गया, ये आर्ट हो गया। शिया शिया जो उनके प्रीचर्स हैं वो कारगिल आते हैं, हर हर साल हम उनको वीजा देते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं पर हाँ, और मतलब इंडियन शिया मुस्लिम्स भी काफी ईरान जाते हैं, ऑल्दो ज्यादातर करबला जाते हैं इराक में, लेकिन ईरान भी बहुत जाते हैं फॉर पिलग्रिमेज एंड ऑल दैट, सो दैट हाँ डीप कनेक्ट इज देयर। 14-15% ऑफ इंडियाज मुस्लिम पॉपुलेशन इज शिया, so so you know that connect is always there. Even before President Raisi's unfortunate and untimely passing, there were talks about him visiting India after the elections. So so that continuity of top level engagement is still there and that is very important to make sure कि जो basic level economic engagements हैं, they don't dry up, and that continuity is maintained, so that once the sanctions at whatever time are relieved, that we can take most advantage of it. कबीर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे Thank you. ऐसे लग रहा है हम सामने बैठे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और मैं और आपका आपसे वो लूं, बट किसी और दिन बात करेंगे इंडिया जी, पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान पे, क्योंकि यंग स्कॉलर की सोच अलग है, और जो पुराने हो गए वो कहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लगता है विद द करंट दिस थिंग। सो थैंक यू वेरी मच। thank you, sir. आपने वक्त दिया अपना, एंड आपके आर्टिकल्स मैं शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, Thank you, और sir. उनको एंकरेज करता हूँ, पढ़ो, कोई और चॉइस है नहीं। तो कुछ आप जो यूपीएससी अपियर कर रहे हैं, या आईएमए एनडीए जाना चाहते हैं, या सिविल सर्विसेज, वो बच्चे, उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? सर हम तो इतने होनहार स्टूडेंट थे भी नहीं कि मैं उनको उनको एडवाइस दूं, लेकिन मेरा बस, आपने एक अच्छी चीज कही कि जो यंग ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स इंडिया में अब आ रहे हैं, स्पेशली ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है. It's more, I think, with the times they are much more pragmatic and they are much more realist than we used to be earlier. So it is, and considering इतने सारे young scholars हैं जो अब असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे आ गए हैं या थिंक टैंक्स में हैं, उनको जरूर पढ़ें, जिससे आपको जो अगले 20 साल में क्या होगा, या जो कौन डिसीजन मेकर्स होंगे, उनका भी आइडिया लगे कि उनकी क्या सोच होगी. सो थैंक यू वेरी मच कबीर। मैं चाहता हूँ कि सर, ये पॉडकास्ट लोग लाइक करें, और यंग लोग फिर आपको फॉलो करें ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, और आप ऐसे लिखते रहो, more books and more articles, and wish you all the best. I would like to see you grow as a, our eyes into West Asia. Thank थैंक यू you. सर, धन्यवाद। थैंक यू सर.